बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बड़े अरसे बाद आज एक वीडियो बनाई है आपके लिए। तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अज़रबैजान की, आपने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो जो है वो हैदर लेक पार्क की है, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई थी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं आ गया था इन आउट करने के लिए ईरान में, क्योंकि मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था अज़रबैजान का। तो उसके लिए इन आउट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है दोबारा वीज़ा लेके फिर आपने अज़रबैजान जाना है। तो मैंने लिया था ईरान का वीज़ा और मैं ईरान में आ गया था। तो मैं वेट कर रहा था कि मैं बॉर्डर जो है ना वो ओपन हो, कि बॉर्डर जैसे मैंने क्रॉस किया है अज़रबैजान से ईरान का बॉर्डर, तो पता चला कि जो अज़रबैजान का बॉर्डर है ना, बाई लैंड बॉर्डर जो है वो बंद हो गया। तो मेरे पास अब ईरान का वीज़ा था 45 डेज़ का। तो मैं वेट कर रहा था कि वीज़ा जैसे ही, सॉरी, बॉर्डर जैसे ही ओपन होता है तो मैं जो दोबारा ना चला जाऊँगा अज़रबैजान। वीज़ा मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, तो मैं वेट करता रहा उधर, तो वो बॉर्डर ओपन नहीं हुआ। अब एक ऑप्शन थी बस कि मैं जा सकता था बाय एयर, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है कि मैं बजट ट्रैवलर हूँ। तो आपको तकरीबन मैंने बाकू सिटी दिखा दिया था, नेक्सिवान जो सिटी है वो दिखाया था। मेन इनके यही है बस। एक वो कबाला है, वो जैसे हमारे इधर पहाड़ी इलाका है ना, मरी और स्वात, नंदारान, कागान, इस तरह का एरिया है उनका कबाला। वहाँ काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है। और उनके एक दो सिटी और हैं, कुबा है, और वो भी पहाड़ी इलाका है। फिर वो उनकी वो शेकी है, इस तरह वो शेकी जो है वो मतलब पहाड़ी इलाका तो नहीं है, लेकिन वो बस उनका शहर है अज़रबैजान का। तो वो इतना ख़ास वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। तो जो देखने वाला था वो मैंने आपको दिखा दिया था। बाकू उनका जो मेन जो कैपिटल है वो देखने वाला है, टूरिस्ट प्लेसेस अट्रैक्शन वहाँ पर है, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर ही आते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी उधर चक्कर लगा तो आपके साथ कबाला का भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो असल में मैं इसलिए नहीं गया वहाँ पर कि बाई एयर की टिकट बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। मतलब आप पाकिस्तान से अज़रबैजान जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा महंगी मिल रही थी टिकट मुझे ईरान से अज़रबैजान की, ठीक है। बाई रोड आप जाते हैं तो पाकिस्तानी 1500 रुपीज़ की जो है ना वो टिकट है, आप बाकू पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इतनी महंगी टिकट लूँ और मैं जाऊँ, तो मैं फिर इसलिए वहाँ नहीं गया। तो बाकी आपने जो भी वीडियो मैंने अपना शेयर किए हैं अज़रबैजान की, उसको आपने प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। और अब मैंने आपके साथ शेयर ये करना है कि अज़रबैजान में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं ना वो जाके वहाँ पर उधर के ही होके रह जाते हैं। उसकी वजह ये है कि मुल्क बहुत अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पूरा यूरोपियन स्टाइल है, लोग अच्छे हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों से वैसे ही बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं पाकिस्तानियों को। तो वहाँ पर लोग ना उधर जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई ठीक है, रिहाइश भी मुनासिब ही है, सस्ती है, और खाना भी ठीक है, हो जाता है, तो मुल्क भी अच्छा है, तो हम क्यों ना यहाँ पर रहें। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ना जॉब्स नहीं है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री नहीं है। तो वहाँ पर इवन कि आप अगर जाते हैं उधर और अगर आप उधर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो जैसे आप हॉस्टल वहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग वहाँ पर ये करते हैं कि हॉस्टल बना लिया, होटल बना लिया, ठीक है, इस तरह सर्विस सर्विस स्टेशन ले लिया। तो वो शो ये करते हैं कि हमारा जो है ना, मतलब ये वहाँ पर बिजनेस है, इस बिहाफ पर हमें जो है ना वो टीआरसी दीजिए। तो वो फिर शुरू में तो वो दे देते थे कि चलो, मतलब हमारे कंट्री में लोग आ रहे हैं और टीआरसी ले रही हैं, वो यहाँ पर रहेंगे, यहीं पर खर्च करेंगे, तो ये उनके फेवर में बात जाती है ना। तो बाद में जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है ना वो डिफरेंट कंट्री से वो यहाँ पर आते हैं और इनका नाम इस्तेमाल करके टीआरसी लेके फिर आगे किसी और कंट्री में वो अप्लाई करते हैं या आगे चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो ना हमारा नाम इस्तेमाल करके आगे किसी कंट्री में जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, उन्होंने अब ये कानून जो है ना वो सख्त कर दिए हैं, ठीक है।
अब हॉस्टल जो है ना वो टीआरसी रिजेक्ट हो रही है, सर्विस स्टेशन की टीआरसी रिजेक्ट हो रही है। कुछ लोग वहाँ पर क्या करते थे, किसी कंपनी में इन्होंने वो लिया है, ऑफिस किराए पे लिया है, तो वहाँ पर टेम्परेरी सा कोई अपना कारोबार शुरू किया है, और वहाँ पे हाजिरी अजरबैजान के एक लड़का और एक लड़की लोकल जो होते हैं उनको जॉब पर रखा है। तो वो टीआरसी ले लेते थे, तो अब उनको भी नहीं वो टीआरसी दे रहे। जिसका बड़ा कुछ काम होगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, उसको वो टीआरसी दे रहे हैं, अदरवाइज और किसी को टीआरसी नहीं मिल रही। तो उधर एक और कानून है कि अगर आप हॉस्टल जैसे लेते हैं ना, ये बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, तो आप एज अ ओनर वहाँ पर काम कर सकते हैं, आप कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते, यानी कि कोई डस्टिंग का काम है या कोई और काम है, वो नहीं आप कर सकते। उसके लिए आपको ना वहाँ के किसी लोकल लड़का या लड़की को वहाँ पर रखना पड़ता है जॉब के लिए। ठीक है, तो आप फिर यहाँ से हिसाब लगाएं कि जिस कंट्री में उनके अपने लोकल लोकल लोगों के लिए जॉब नहीं है, तो आपके लिए क्या होगी। हाँ, बिजनेस आप कर सकते हैं, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस में आप कॉस्मेटिक्स का कर सकते हैं, और गारमेंट्स का कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वेलरी का काम इतना वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि उधर ज़्यादा काम है। और ये दो काम जो बताएं ये उधर सही हैं। और ये होटल आप बना लें खाने पीने का, टूरिज़्म से रिलेटेड कोई काम कर लें, क्योंकि ये कंट्री है टूरिज़्म के ऊपर चलता है। ठीक है, और ये सारा माल जो है ना वो तुर्की का मेड जो माल है वो बेचती हैं, अपना ये नहीं मैन्युफैक्चर करते, क्योंकि इंडस्ट्री इस मुल्क में नहीं है, बहुत कम है। तो अब मोस्टली लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट टीआरसी पर जो है ना वो जब स्टूडेंट वीज़े पर जाते हैं, तो स्टूडेंट टीआरसी लेने के लिए वो फीस वगैरह सबमिट करवाते हैं, इसकी यूनिवर्सिटी की अपनी। ठीक है, उधर एक वो यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स है, और एक और यूनिवर्सिटी है, ये दो यूनिवर्सिटी हैं। फाइन आर्ट्स का रिसिम लेक यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर फ़ीस कम है, बाकी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ आपके डॉक्यूमेंट रख लेती हैं, कुछ आपके वापस कर देती हैं। तो वो जब आप उधर फ़ीस जमा करवाते हैं तो फिर आप को टीआरसी मिल जाती है। ठीक है, टीआरसी स्टूडेंट टीआरसी के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट करवा के, और उसके लिए एक मेडिकल आपका होता है, आपके पूरे टेस्ट होते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। उसकी तकरीबन फ़ीस है 80 मनात। ठीक है, और इसके अलावा कुप्चा होता है जो जहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं, हॉस्टल में होटल में, वो आपको वो देते हैं, उधर का जो एड्रेस होता है, जो वो जैसे हमारे इधर बिल कह लें, बिल आता है ना घर का, इस तरह उधर वो कुप्चा बोलते हैं उसे। वो आपको जहाँ आप रह रहे हैं वो आपको वैसे ही दे देगा, या अगर आप वो आपसे चार्ज भी करेगा तो 10 से 15 मनाट चार्ज करेगा। ठीक है, फीस सबमिट करवाई अपने यूनिवर्सिटी की, सेकंड आपने मेडिकल करवाया, थर्ड आपने कुप्चा घर का जो है वो लिया, सिर्फ ये फीस है। ठीक है, और फीस फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो है वो 600 $700 है। ठीक है, तो और ये बाकी खर्चा मिला के तकरीबन $800 आपका बन जाता है, जो ये कक्षा वगैरह ये चीज़ें। इसके अलावा जो कुछ यूनिवर्सिटी हैं, बाकू यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जो है ना वो $2,000 भी फ़ीस है। ठीक है, $1,500 भी फ़ीस है, डिफरेंट मुख्तलिफ हैं। तो ये तो हो गई स्टूडेंट टीआरसी, और वो वहाँ पर आपने ये लेके मेडिकल कक्षा और अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट करवा के आपने जाना है आसान खिदमत, और वहाँ पर जो है ना वो आपने फिर ये अपनी फ़ीस सबमिट वगैरह करवा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह ये स्टूडेंट टीआरसी का ये प्रोसीजर है। दूसरा है जी बिज़नेस का। बिज़नेस टीआरसी जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। और अगर आप वहाँ पर जाती हैं, हॉस्टल आपने होटल बना लिया है, तो आप ने ये देखा कि आप अब दो लोग हैं, तो आपने एक होटल बनाया, तो आप दोनों एक ही होटल का एड्रेस देके टीआरसी अप्लाई करते हैं। तो पहले मिल जाती थी, अब नहीं मिलती वहाँ पर, अब उन्होंने सख्ती कर दी है। अब एक होटल के ऊपर, एक हॉस्टल के ऊपर, एक बिजनेस के ऊपर सिर्फ एक बंदे को टीआरसी मिलेगी, उसके अलावा दूसरे बंदे को वो टीआरसी नहीं देते। ठीक है, अब उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। तो अगर आपने वहाँ पर जाते हैं टीआरसी लेते हैं, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना वो उस बिहाफ पर
क्योंकि ये रशिया से आज़ाद हुआ है। ये जो अज़रबैजान है, ये तो यूक्रेन है, बेलारूस है, ठीक है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ठीक है, ये सब जो है ना रशियन स्टेट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीआरसी मिल गई तो आप कहीं भी दूसरे किसी जो है ना कंट्री में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, अनटिल आप इनका अगर आपको मिल जाता है अज़रबैजान का पासपोर्ट, तो फिर आप जो है ना वो जा सकते हैं, तुर्की जा सकते हैं, ठीक है, रशिया जा सकते हैं। फिर आपके लिए वो जो है प्रोसेस है वो इजी है। अदरवाइज सेम प्रोसेस है जैसे आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं या आप वहाँ से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप शादी भी वहाँ पर करते हैं तो तब भी जो है ना वो आपको टीआरसी तो मिल जाती है 5 साल की, लेकिन आप तुर्की या रशिया या किसी और बेलारूस, यूक्रेन में, रशियन स्टेट में बगैर वीज़े के नहीं जा सकते, वीज़ा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो और वहाँ पे जो है ना वो कंपनी जैसे आप कोई अपनी बनाते हैं, होटल या कुछ भी बनाते हैं, तो उसकी जो फ़ीस है 50 जो मनात है वो हैं जो लॉयर की फ़ीस है, जो आपके कागज़ रेडी करता है। आप जाएं, खुद लॉयर के पास जाएं, उससे मिलें, इंफॉर्मेशन लें, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा वहाँ जो है ना वो अपनी दिहाड़ी के चक्करों में होता है। तो आपने जो है ना वो ज़ुबान का इशू आपको होगा, ठीक है, आपको उनकी ज़ुबान नहीं आती, उनको आपकी नहीं आती, और आपको अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश उन्हें नहीं आती। आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करें, ठीक है, उसकी मदद से आप जो है ना आपके काफ़ी काम जो आसान हो जाएंगे। आप लॉयर का पता करें, उसके पास जाएं, 50 मनात लॉयर की फ़ीस है, वो आपके सारे कागज़ रेडी करता है। 10 मनात का कैपिटल है, 15 मनात के आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है, 65 हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो 11 मनात है वो कंपनी का टेम्परेरी जो अकाउंट होता है उसके चार्जेस जो है ना वो 11 मनात हैं, तो ये 76 हो गए। उसके बाद जो है ना वो स्टैंप आपकी लगती है, उसकी फ़ीस होती है, ये तकरीबन आप अप्रोक्सीमेटली 100 मनात यानी कि टोटल लगा लें। 76 उनके हो गए थे, और आगे जो 23 है या 20 मनात वो आप लगा लें इसके, जो आपकी स्टैंप लगेगी कंपनी की, ठीक है। तो वो ये टोटल आपके हो गए 100 मनात, और 30 मनात आप लगा लें कंपनी के। आप जब कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिम दी जाती है, तो वो कंपनी सिम होती है, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड होती है, तो वो आप लगा लें 30 मनात की ना, तो ये 130 मनात हो जाते हैं। सिंपली आप जाएं, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। बस इंसान को थोड़ी मेहनत करने की, कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत है, तो ये सब काम हो जाता है। अगर आप कंसल्टेंट से रब्ता करेंगे, वो आपको कहेगा 300 मनात, कोई 500 मनात, कोई कुछ, वहाँ पर ज़्यादातर यही काम चलता है। वो मैंने आप पहले वीडियो बनाई है ये एजेंट वगैरह के बारे में, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। और आप कभी भी दो बंदे कंपनी पे अप्लाई ना करें, और अगर आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ पर आप कभी भी जो है ना वो किसी एजेंट को ये ना कहें कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे बताएं कि मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो आपको कहेगा जी कि फ़लाँ इन्वेस्टमेंट इधर कर दो, फ़लाँ इतनी इन्वेस्टमेंट इधर कर दो, तो वो फ़ायदा कोई नहीं है। आप रिसर्च करें, आप अपना प्लान जो है ना वो क्रिएट करें कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और कितनी करनी है, ठीक है। अदरवाइज जो है ना वो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको वो जो है ना कहेगा कि एजेंट कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट इधर कर दें, इतनी इन्वेस्टमेंट इधर कर दें, फलां इन्वेस्टमेंट इधर कर दें, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो सिर्फ उसकी वो अपने पैसे बनाएगा, और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आप जो है ना वो खुद ही अपने तौर पे ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिसाइड करें, और जाके और ख़ुद ही अप्लाई करें। अगर इनकेस बहुत ही मजबूरी में ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर किसी एक कंसल्टेंट से रब्ता करें, ठीक है। तो अब ये है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वो टीआरसी जो है ना वो बिज़नेस टीआरसी और स्टूडेंट टीआरसी पर कुछ लोग पूछते हैं कि हम क्या बोल्ट पर टैक्सी चला सकते हैं, या हम फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने ये पूछा है। तो वो ऐसे है कि आप स्टूडेंट टीआरसी हो या बिज़नेस टीआरसी, बिज़नेस वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा,
जब आपने टीआरसी अप्लाई कर दी है तो आप बोल्ट पर गाड़ी नहीं चला सकते, ना आप वो फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये काम हो रहे हैं। ठीक है, जो कानून कहता है वो कानून ये कहता है कि आप नहीं कर सकते। जैसे आप हॉस्टल बनाते हैं तो हॉस्टल में आप सफाई नहीं कर सकते, कुछ और काम नहीं कर सकते, जस्ट आप टेबल पर बैठ सकते हैं। उस काम के लिए आपको वहाँ के लोकल को रखना पड़ता है जॉब के लिए, फिर आप उनको पे भी करेंगे। तो ये शुरू में हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो लेकिन ये वो सब चल रहा है वहाँ पर। जो लोग जाते हैं स्टूडेंट टीआरसी पे, वो टैक्सी भी चला रहे हैं, फूड डिलीवरी का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, आप टीआरसी लें, स्टूडेंट टीआरसी, और वहाँ पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करवाएं, गाड़ी वहाँ पर ले लें, बोर्ड पर चलानी है। वहाँ पर लीज पे भी मिल जाती है, इंस्टॉलमेंट पर मिल जाती है, रेंट पर मिल जाती है। ठीक है, अपनी परचेज भी कर सकते हैं आप गाड़ी, उसे बोर्ड में रजिस्टर करवाएं और गाड़ी चलाएं आप। लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, आपका जो पाकिस्तानी जो लाइसेंस है वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल है, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं अज़रबैजान के लाइसेंस पर। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ये चीज़ें बस हैं वहाँ, अगर आप जाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख लीजिएगा। तो टीआरसी के मतलब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो वो मैंने अब बना दी है। तो इसके अलावा और कोई आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।